नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बांका से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है और प्रशासन न्यूज 18 की खबर पर जागा है। पुल की चोरी पर प्रशासन जागा। चांदन नदी के सिलजोरी में पुल की चोरी हो गई थी। गैस कटर से पुल काटकर चोर ले गए। चांदन वीडियो ने पुल का जायजा लिया है और यह वो तस्वीर है। कार्रवाई में जुटे हैं थानाध्यक्ष। दरअसल हुआ यह था कि पुल का निर्माण कांवरियों की परेशानी को देखते हुए सेना की मदद से कराया गया। जल्दबाजी में सेना की सहायता से लोहे का विशालकाय पुल बनाया गया था। कई सालों तक कांवरिये इस पर जाते आते रहे। 2012 में नया कांवरिया पथ बन जाने के बाद यह पुल अनुपयोगी हो गया, जिसका फायदा चोरों ने उठा लिया। चोरों ने गैस कटर की मदद से पुल को काटकर इसकी चोरी कर ली। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया तो प्रशासन जागा। चांदन वीडियो और थानाध्यक्ष ने पुल का जायजा लिया, कार्रवाई शुरू की। बेली ब्रिज का जायजा लिया हमारे सहयोगी नागेंद्र ने। पिछले एक महीने के दौरान देखा जाए तो चोरों की निगाह सरकारी संपत्ति पे लग गई है। सबसे पहले रोहतास जिला और जहानाबाद जिला में सरकारी पुल की चोरी होने के बाद बांका जिला के कंवरिया स्थित झाझा और पटनिया धर्मशाला को जोड़ने वाला बेली ब्रिज तैयार किया गया था, जिससे कि कांवरियों को काफ़ी सहूलियत होती थी। 2008 में बिहार राज्य पुल निगम निर्माण के सहयोग से इस पुल का निर्माण कराया गया था, जिससे कि कांवरिया आसानी से गुजरते थे। बेली ब्रिज का निर्माण कराया गया था, लेकिन बेली ब्रिज पे चोरों की निगाह लग चुकी है। आप देख सकते हैं कि बेली ब्रिज का अधिकांश हिस्सा गैस कटर से काटकर इसका अधिकांश हिस्सा को ले जाया गया है और जो भी बाकी बचे हुए पुल के हिस्से हैं उसका नट बोल्ट खोलकर तैयार रखा गया है, लेकिन तब तक यहाँ के प्रशासन की नज़र नहीं पड़ी थी। अब जब इस पे इसको संज्ञान में लाया गया तो आज स्थानीय प्रशासन के बीडीओ और थानाध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर आकर मुआयना किया गया है। पुल निगम से बना था 2007-8 में। उसके बाद 12 में नया कंवरिया पथ बन के जब तैयार हो गया तो ये पुल का उपयोग बंद हो गया। तब से आज तक इसी तरह है। अब धीरे धीरे चोरों का हाथ इस पर सफा करना। स्थानीय लोगों की बात माने तो इनका साफ कहना है कि बेली ब्रिज लोगों की सुविधा के लिए था। इससे कांवरिया बहुत आसानी से झारखंड की सीमा में प्रवेश करते थे। लेकिन अब चोरों की नज़र पड़ चुकी है। इनका साफ कहना है कि प्रशासन को चाहिए कि पुल को सुरक्षित रखे। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। और एक बड़ी खबर आ रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग का हाई अलर्ट यह है कि तेज आंधी और वज्रपात का अनुमान लगाया गया है। आपदा प्रबंधन ने तेज आंधी और वज्रपात का अनुमान लगाया है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में अलर्ट। इसके साथ सीतामढ़ी, मधुबनी में भी अलर्ट जारी किया गया है। सुपौल समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। शाम 5 बजे तक का यह अलर्ट है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जाती है। आपदा प्रबंधन का यह अलर्ट है। तेज आंधी बारिश की चेतावनी। और नवादा से बड़ी खबर, जहां चाल धंसने से मजदूर की मौत हो गई। मायका खदान में चाल धंसी और एक मजदूर की जान चली गई। 2 मजदूर हालांकि इस पूरी घटना में घायल हुए हैं। रजौली थाना क्षेत्र के सवैया टांड पंचायत के चटकरी स्थित शारदा माइंस खदान में यह हादसा हुआ। मृतक और घायल सभी जौनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बिहार में लाउडस्पीकर पर बीजेपी और जेडीयू के बीच घमासान जारी है। बीजेपी ने कहा कि इस पर कोर्ट का आदेश है, लिहाजा इसे हर हाल में लागू किया जाना चाहिए। बीजेपी कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी ने पूछा कि अगर दूसरे राज्यों में इसे लागू किया जा रहा है तो बिहार में क्यों नहीं। इस पर जेडीयू की ओर से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस काम से समाज का माहौल खराब हो उसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। तो बिहार में लाउडस्पीकर बैन पर बीजेपी का 2 टूक बयान आया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हर हाल में कोर्ट के निर्देश का पालन करना ही होगा। उन्होंने कहा कि जब दूसरे राज्य ऐसा कर रहे हैं तो बिहार में ऐसा क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश में जिस आदेश का पूरी तरह पालन किया जा रहा है, महाराष्ट्र में ये बातें पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कैसे हम गलत मान सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई आदेश किया है तो इसको तो सरकार को चिंता करना ही पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यदि आदेश दिया है, क्योंकि उसमें पूरी तरह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है कि कितना बजना चाहिए, कितना आवाज होना चाहिए, 10 बजे रात के बाद कहीं भी डीजे नहीं बजता, ये सारा आदेश है। इसलिए यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो उस पर तो चिंता कर। लाउडस्पीकर हटाने पर सम्राट चौधरी के बयान पर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार किसी के दबाव में नहीं आते। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे बिहार का माहौल खराब हो। देखिए, इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है, अनावश्यक विवादित चीज़ों को बिहार में लाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार अमन चैन के साथ चल रहा है, सभी धर्म संप्रदाय के लोग शांतिपूर्वक चल रहे हैं और विकास के काम में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा बिहार लगा हुआ है। तो सब लोगों को फोकस इसी पर करना चाहिए। अनावश्यक चीज़ों को ला करके विवाद का मुद्दा बना देना कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें समाज में जो अमन चैन शांति बिहार में कायम है उसमें खामखा बाधा पहुँचे, यह काम किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता और मंत्री हैं सर, अगर वो इस तरह का मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या आपके ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर सर कोई दबाव है बीजेपी का? नहीं, कोई दबाव जैसा नहीं है। आप सब लोगों को मालूम है, बिहार और देश के लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार जी दबाव में कभी काम नहीं कर सकते। उनका जो स्वभाव है उस स्वभाव के विपरीत है कि कोई दबाव देकर जबरदस्ती करके उनसे कोई काम करवा ले, यह उनके स्वभाव में है। अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने का ऐलान करने वाले प्रशांत किशोर पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया। सीएम ने एक बार फिर साफ कर दिया कि उनका पीके से कोई लेना देना नहीं है। बिहार आ गया है, राजनीति करने की बात कर रहे हैं। बोलिए सर, राजनीति की घोषणा की है पार्टी के लिए सर। सर क्या? दरअसल प्रशांत किशोर अब तक चाणक्य बनकर नेताओं को चंद्रगुप्त बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब वो खुद चंद्रगुप्त की भूमिका में आने की तैयारी कर चुके हैं। वो पाटलिपुत्र यानी पटना की गद्दी पर कब्जा जमाना चाहते हैं। पीके के प्लान, पाटलिपुत्र का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह से हम दिखा रहे हैं। तो पीके ने राजनीति में आने का प्लान बना लिया है। पीके ने अपनी पार्टी का नाम भी तय कर लिया है। पीके की जो पार्टी है उसका नाम जन सुराज जैसा हो सकता है। संभव है कि पीके की पार्टी का नाम जन सुराज यानी जेएसपी हो। वैसे असली नाम तो पीके ने अपने दिमाग में तय कर ही लिया होगा। 4 मई को प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावी एक्शन प्लान का खुलासा करेंगे। तब तक वो गैर सियासी लोगों से मिल रहे हैं। कल उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने छात्रों से कहा कि वो राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं। वो जल्दी ही बिहार के भ्रमण पर निकलेंगे, ऐसा सूत्र कह रहा है। 2025 में विधानसभा लड़ने की योजना है। तो अभी आपने प्रशांत किशोर के प्लान, पाटलिपुत्र के ब्लूप्रिंट को समझा। स्थिति साफ है कि वो बड़ी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन सवाल है कि क्या उनकी तैयारी उतनी है जितनी बड़ी चुनौतियां उनके सामने खड़ी हैं। क्या है चुनौतियां, समझिए। सीएम नीतीश कुमार के करिश्मे को तोड़ पाना कितना मुश्किल है प्रशांत किशोर के लिए, यह चुनौती नंबर 1 है। सीएम नीतीश कुमार का विकल्प बनना आसान नहीं है। नीतीश के विकास पुरुष की छवि को चुनौती देना मुश्किल है। तेजस्वी की युवा छवि से प्रशांत की कड़ी टक्कर होगी। तेजस्वी के नए सियासी समीकरण को टक्कर देना मुश्किल है। प्रशांत किशोर के पास फिलहाल कोई वोट बैंक नहीं है। प्रशांत किशोर के पास कोई सियासी जमीन नहीं है। बिहार में हर वर्ग को साधना एक बड़ी चुनौती होगी। तो बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि देश के सारे युवा तो पीएम मोदी के साथ हैं, तो पीके के साथ कौन है? हमारी पार्टी में जो आता है उसका वेलकम करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी पार्टी बनी है यहाँ बिहार में। पहले भी बहुत लोगों ने पार्टियां बनाई। हर चुनाव से पहले 8-10 पार्टी बन जाती है। तो
बना रहे हैं, अच्छी बात है, बनाए, उसमें हम क्या कहेंगे। प्रशांत किशोर क्या एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है नए लड़कों को, नए लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले से वहाँ पर इतनी स्थापित पार्टियाँ हैं, 4 पार्टियाँ वहाँ पर स्थापित पार्टियाँ और भी कई छोटे दल हैं। 2 ध्रुव के बीच में तीसरा ध्रुव बनाने की उनकी कोशिश है। बिहार के सब लड़के तो हमारे साथ हैं, तो जो आज युवा हैं वो तो मोदी जी का फैन है। तो प्रशांत किशोर के सियासत में आने के ऐलान से बिहार की राजनीतिक पार्टियों में हलचल है। नेताओं ने पीके पर हमला तेज कर दिया, लेकिन पीके पर हमला बोलने के चक्कर में पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने मांझी और पारस की हैसियत बता दी। उन्होंने ट्वीट कर कह दिया कि बिहार में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को छोड़कर किसी 5वें दल का कोई अस्तित्व नहीं। सुशील मोदी ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। तो बिहार में मुख्यधारा के 4 दलों के अलावा किसी भी राजनीतिक मुहिम का कोई भविष्य नहीं है। लोकतंत्र में किसी को भी राजनीतिक प्रयोग करने या फिर दल बनाने की पूरी आजादी है। इसलिए देश में सैकड़ों दल पहले से हैं। अब इस भीड़ में यदि कोई अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति एक नई नहर बनाना चाहता है तो इससे सदाबहार नदियों को क्या फर्क पड़ेगा। सुशील मोदी के ट्वीट पर उनके सहयोगियों ने दबी जुबान पर आपत्ति जताई। विपक्ष ने ट्वीट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या सुशील कुमार मोदी जी ये मान के चल रहे हैं कि उनकी सरकार जिनके बूते चल रही है, जैसे जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम है या छोटे पासवान जी की पार्टी रालोजपा है, ये पार्टियां खत्म हो जाएंगी? सुशील मोदी जी का बयान 16.15 आना सही है। सुशील मोदी जी ने सही कहा कि ये 4 पार्टियां ही बिहार में सरवाइव करने वाली है, आगे रहने वाली है। लोकसभा में जिस आरजेडी को शून्य पर आउट कर दिया, कांग्रेस जिसे जनता शून्यता की तरफ बढ़ा दी है, वो अपने आप को इस 4 में शामिल नहीं करे। सुशील कुमार मोदी जी ने यह बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया है, बेहतर तो वही बता सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी संगठन को जनता वोटों के माध्यम से ताकत देती है तो हम उसे दरकिनार नहीं कर सकते। देखिए, बिहार में कुछ बड़े दलों के राजनेता आजकल छोटे दलों पर अनाप शनाप टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि जिस दल की राजनीति वो कर रहे हैं वो भी दल एक वक्त कभी छोटा रहा होगा। इसलिए किसी को कम आंकने की कोशिश ना करें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुशील मोदी जी ने अपने ही सहयोगी दलों के अस्तित्व को नकार दिया। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी की हम पार्टी, जो बिहार में सरकार में शामिल है बीजेपी के साथ, और केंद्र में आदरणीय पशुपति पारस जी की पार्टी, जो सरकार में शामिल है। आदरणीय सुशील मोदी जी प्रशांत किशोर जी पर ट्वीट करके हमला कर रहे थे। इसमें उन्होंने 4 ही पार्टी का अस्तित्व बताया है बिहार में, तो उनके सहयोगी जो सरकार में शामिल हैं उनके अस्तित्व को ही नकार दिया। और बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है। हथियार फेंककर अपराधी भाग निकले हैं। पुलिस की गाड़ी को देखकर अपराधी भाग निकले। 2 नाली बंदूक बरामद की गई है। बेगूसराय से बड़ी खबर, एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। मंसूरचक थाने के आगापुर की यह घटना है। पटना सिटी के दौरे पर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खानकाहे मुनमिया पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मजार पर चादर पोशी की। प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। सीएम ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात कर उन्हें ईद की बधाई दी। इस मौके पर कई जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज ज्ञान भवन में आयोजित परशुराम जयंती समारोह में शामिल हुए। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव सबको साथ लेकर चलने की बात कहते हुए फिर से दोहराया कि आरजेडी A to Z सभी को लेकर सभी के विश्वास के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने नीतीश सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा और मौका मिलने पर बिहार में आर्थिक न्याय लाने की पूरी कोशिश करने का भी वादा किया। और सब लोगों का नजर जो था इस कार्यक्रम में था कि क्या होगा, तेजस्वी आएंगे कि नहीं आएंगे। जब इस तरह की चर्चा चलती है तो हम सोचते हैं कि ऐसी चर्चा क्यों होती है।
जब हम A-Z की बात करते हैं स्वाभाविक रूप से हमारी सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। कोई हमारा भाई पीछे ना छूटे, इसको लेकर के हम सब लोगों की कोशिश है। कोई यहाँ वोट बैंक की राजनीति या वोट के लिए हम यहाँ नहीं आए, अभी कोई चुनाव भी नहीं। हम यहाँ केवल आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए, आप लोगों का साथ देने, आप सब लोग, बुद्धिजीवी लोग, आप सब लोग और आपका समाज मजबूत समाज है, इसके कोई जरूरत नहीं, लड़ाकू है। लेकिन आज जो बिहार की सबसे ज्यादा जो जरूरत है, आज का जो दौर है, आपसे हम कहना चाहते हैं आज बिहार को आर्थिक न्याय की जरूरत है, आर्थिक न्याय की जरूरत है। अगर हम सबको मौका मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, तो हम जरूर आर्थिक न्याय लोगों के साथ करने का काम करेंगे, सबको सम्मान, सबको अधिकार देने का काम करेंगे। गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के सलेमपुर में स्थित भागर जलाशय किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है और इस जलाशय में दुर्लभ प्रजाति के शैवाल यहां के लोगों के लिए जीविकोपार्जन का जरिया बन गए हैं। लेकिन लगातार इस जलाशय का दायरा सिमटता जा रहा है और जहां पहले 180 एकड़ में यह फैला हुआ था, वहीं वर्तमान में जलाशय का दायरा सिमटकर 100 एकड़ में रह गया। दरअसल इस जलाशय में मछली पालन के साथ ये शैवाल काफी खास है। भागर जलाशय की अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। यह सारण का प्रसिद्ध भागर जलाशय है। यह मत्स्य पालन के लिए पूरे सारण में प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ दिनों से करीब 2-4 सालों से यह जलीय पौधे के लिए भी प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ पे जलीय पौधे यानी शैवाल के रूप में जो निकल रहे हैं, जिसको लोकल भाषा में यहाँ पे दमन घास कहा जाता है, और बायोलॉजिकल दृष्टि से देखा जाए तो यह एल्गी ग्रुप का पौधा है। यहाँ घास होता है बहुत बेशकीमती, उसको लोग खरीद कर लेके जाता है यहाँ से गोपालगंज, सिवान, छपरा, रक्सौल, बीरगंज, और बिक्री करता है लोग 1200 रुपये नाव। बरौली प्रखंड के सिकटिया गांव में एक भागर जलाशय है। इस जलाशय में न सिर्फ मछलियां पाली जाती है, बल्कि जलीय जो है औषधि वो निकलता है। आपको दिखा रहे हैं इस जलाशय में ये जो दुर्लभ प्रजाति की घास निकलती है, जो मछलियों की सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, और इस घास को खाने के बाद मछलियां काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। इस घास का नाम है शैवाल, और ये जलाशय है भागर जलाशय। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तकरीबन 100 एकड़ में यह जलाशय फैला हुआ है, और इस जलाशय में कई प्रकार की मछलियों का पालन होता है। और इसी जलाशय में जल के अंदर यानी पानी के अंदर शैवाल नाम की एक दुर्लभ प्रजाति की घास पाई जाती है। यह घास अपने आप निकलती है इस पानी से, इसकी खेती नहीं होती इस घास की। और यह घास इस सारण इलाके में गोपालगंज, सिवान और छपरा 3 जिले की बात करें तो इस इलाके में यह पहला जलाशय है जहां पर यह दुर्लभ प्रजाति का घास पाया जाता है, जो मछलियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। और इस घास को यहाँ के जो किसान हैं, इस घास को यहाँ के जो किसान हैं वो आसपास के क्षेत्रों में बेचकर माला माल हो रहा है, यानी काफ़ी फ़ायदेमंद हो रहा है, काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं। तो इस जलाशय में जो है मछली पालन के साथ साथ ये दुर्लभ प्रजाति की घास किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। इसलिए यहाँ पर जो महिला और पुरुष किसान हैं वो छोटी छोटी नावों से इस घास को निकालते हैं और बाज़ारों में बेचते हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और चलिए एक बड़ी खबर है ये है कि सीएम से सिंगर पवन सिंह ने अपील की है, भोजपुरी गीतों को लेकर कानून बनाने की अपील की। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भोजपुरी गीतों के लिए कानून बने, ये कहना है पवन सिंह का। उन्होंने अपील की है, गीतों के जरिए जातिवाद का जहर बोया जा रहा है, कुछ कलाकार जातिगत उन्माद फैला रहे हैं, तो एक कानून बने, जातिवाद का जहर बोया जा रहा है, कैबिनेट के जरिए जल्द कानून बनाया जाए। एक अपील की गई है पवन सिंह की तरफ से, सीएम को कहा गया है। फेसबुक के जरिए सीएम नीतीश कुमार से पवन सिंह ने अपील की है। हमारे साथ रजनीश कुमार, हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, पवन सिंह देर आए लेकिन आखिरकार वो बात कह रहे हैं जो पिछले लगभग 8 से 10 महीनों से सबके जुबान पर था, सबके जुबान पर यह सवाल था कि ये क्यों हो रहा है, आखिरकार ये अपील पवन सिंह को करनी पड़ी। बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरह से भोजपुरी भाषा जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है, ग्लोबल भाषा है, और
जिस तरह से फिल्मों में अश्लीलता जो है परवान पर है, ऐसे में कलाकारों पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहा है, सोशल मीडिया पर हो या फिर कहीं भी। सोशल मीडिया के माध्यम से अभी हाल में भी जो विवाद पैदा हुआ था कि जो कलाकार हैं, खासकर सिंगर जो होते हैं, अश्लील गीत गाते हैं, जिसमें पवन सिंह भी अछूते नहीं हैं। और निश्चित रूप से अभी जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर उन्होंने जानकारी दी है और सीएम नीतीश कुमार से एक तरह से उन्होंने मांग की है कोई ऐसा कानून बनाइए जिससे जो भोजपुरी भाषा में जो अश्लीलता है या जो द्व्यर्थी शब्द है उस पर लगाम लग सके। निश्चित रूप से जो भोजपुरी है उसका योगदान जो है वर्षों से रहा है, भिखारी ठाकुर की धरती हो या फिर बाकी जो देखने की बात होती थी, लेकिन इस बार खेसारी लाल यादव हो या फिर पवन सिंह हो, वो लगातार निशाने पर आ रहे हैं। खुद पवन सिंह अभी आगे बढ़े हैं, इससे पहले खेसारी लाल ने भी कहा है कि कोई ऐसा कानून बनना चाहिए। तो निश्चित रूप से बड़े जो सुपरस्टार माने जाते हैं उन्होंने जब मांग की है तो इन्होंने ये भी कह दिया है कि बिहार की आत्मा की तरह आप हैं, यानी सीएम नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है कि कैबिनेट में जल्द से जल्द कोई ऐसा कानून लाएंगे और इसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं बदलाव की बयार रहेगी। लेकिन रजनीश, सवाल यह है कि ठीक है, यहाँ जातिवाद पर अंकुश लगाने की, जैसे जैसे शब्द जो जातिवाद को प्रमोट करते हैं उन शब्दों पर अंकुश लगाने की बात होती है, लेकिन इन सिंगरों ने भी तो कभी ना कभी इसे गाया ही है। तो आज क्यों, आज इसके पचड़े में या फिर इस पचड़े से निकलने की कोशिश क्यों हो रही है जब खुद ही इस रास्ते पर ये लोग चले थे? देखिए, न्यूज 18 पर आपको भी याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा, पिछले 3 महीने पहले भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी ने खुलासा किया था कि यादव के साथ काम करो तो वो जाति गुस्सा हो जाता है, उसके साथ काम करो तो वो गुस्सा हो जाता है। इसके बाद ये विवाद और बढ़ गया था। तो निश्चित रूप से जो कलाकार हैं वो भी असहज महसूस करते हैं कि जब जातिवाद में जो है 2 खेमे में 3 खेमे में बढ़ चुका है भोजपुरी, तो निश्चित रूप से पवन सिंह को आगे बढ़ना पड़ा है, क्योंकि स्टारडम लगा हुआ है और स्टारडम लगने के बाद एक बड़े कलाकार का जिम्मा बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़कर अश्लीलता हो या जातिवाद हो उसको मुक्त चलिए, एक अच्छी पहल है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश बातचीत के लिए। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।